नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीएम धामी का हरिद्वार दौरा, बाढ़ और जल भराव, राहत और बचाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक। बाढ़ से हुए नुकसान पर करेंगे विचार विमर्श, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। उत्तराखंड में बारिश की स्थिति की लगातार समीक्षा कर रहे मंत्री धन सिंह रावत ने चमोली जिले को लेकर की चर्चा, टूटी सड़कों को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। जोशीमठ में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का विरोध, भविष्य बद्री के ग्रामीणों ने किया पुतला दहन, धाम को पर्यटन से नहीं जोड़ने से गुस्साए लोग। चमोली में नमामि गंगे ट्रीटमेंट प्लांट हादसा मामला, मौत पर सियासत जारी। बीजेपी ने कहा प्रभावित लोगों को की जा रही मदद, कांग्रेस ने कहा बीजेपी ने नहीं दिखाई मानवता। उत्तराखंड सचिवालय संघ के चुनाव 31 जुलाई को अधिसूचना की गई जारी, 25 से भरे जाएंगे नामांकन, 31 को ही जारी होंगे परिणाम। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश होने से निचले इलाकों में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, जिस कारण हरिद्वार के लक्सर और खानपुर क्षेत्र में कई गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इससे स्थानीय निवासियों का लाखों का नुकसान हुआ है। साथ ही मूलभूत सुविधा न मिलने से काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया गया था। आज मुख्यमंत्री द्वारा हरिद्वार राज्य अतिथि गृह डाम कोठी में हरिद्वार जनपद में हुए जलभराव के संबंध में राहत और बचाव कार्य की प्रगति समीक्षा को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हरिद्वार जनपद में कई क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। उत्तराखंड के जिन क्षेत्रों में भारी बारिश होने से बाढ़ आई है, उनका आकलन कराने के बाद हमारे द्वारा आपदा क्षेत्र घोषित किया जाएगा और 3 महीने तक बिजली के बिल और बैंक की किश्तों की वसूली स्थगित की जाएगी। में अतिवृष्टि हुई है और उस अतिवृष्टि के कारण से बहुत बड़ा क्षेत्र यहाँ का प्रभावित हुआ है। उसी को लेकर आज यहाँ पर सभी जनप्रतिनिधियों से भी बात की है और जो वहाँ पर और काम किए जाने हैं आगे विस्तृत रूप से जो योजना बननी है उस पर विचार हुआ है, बात हुई है और साथ में सभी अधिकारियों से भी उसकी समीक्षा की है। और हमने तय किया है कि पिछले दिनों जिन क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है या बाढ़ आई है, उस पूरे क्षेत्र को आकलन करवाने के बाद उसको आपदा क्षेत्र घोषित किया जाएगा। बरसात के मौसम में उत्तराखंड के सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में स्थिति की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने चमोली जिले की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर सभी जिलाधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है और वो मौसम विभाग की चेतावनी के आधार पर अपने जिले में कार्यवाही कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश की कई क्षेत्रों में स्थिति ठीक है और जहाँ पर सड़कें टूटी हैं उनको दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रदेश स्तर पर लगातार समीक्षा भी की जा रही है और दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। बागेश्वर विधानसभा सीट के उपचुनाव की अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पार्टियां तैयारी में जुटी हैं। कांग्रेस इस सीट पर पूरे दमखम के साथ लड़ने की बात कह रही है। हालांकि प्रत्याशी को लेकर इस विषय पर पार्टी के कुछ नेता कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ कयासबाजी है। कांग्रेस बागेश्वर सीट पर लगातार 4 चुनाव हार चुकी है। वहीं दूसरी ओर इसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि कांग्रेस के पास बागेश्वर चुनाव के लिए कोई प्रत्याशी नहीं है, इसलिए आने वाले चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ बागेश्वर का चुनाव जीतेगी। इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चुनाव होगा, रिजल्ट आएगा तो भाजपा को जो वहां पर उनकी हकीकत है वो पता लग जाएगी। कांग्रेस पार्टी बागेश्वर में बहुत मजबूत है, जमीनी स्तर पर भी मजबूत है और जनता के अंदर भी कांग्रेस के प्रति सकारात्मक रवैया है। निश्चित तौर पर बागेश्वर का उपचुनाव प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड राज्य में सशक्त है, मजबूत है
संगठनात्मक रूप से सबसे बड़े दल के रूप में है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे मंत्री, विधायक, सांसद लगातार जनता के बीच में संपर्क और संवाद करते हैं। प्रदेश सरकार के नेतृत्व में जो विकास कार्य हो रहे हैं, उन कार्यों को लाभार्थी लोगों तक पहुंचना, उनका सम्मान करना, केंद्र की योजनाओं का लाभ लोगों तक मिले, उस बात को सुनिश्चित करना, यह हमारा निरंतर चलने वाला काम है। बागेश्वर उपचुनाव निश्चित रूप से सामने है। चुनाव आयोग के द्वारा उसकी घोषणा की जानी है। हम संगठनात्मक रूप से मजबूत। हरेला पर्व के चलते चौरंगी खंड में 300 से ज्यादा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष विनोद नोटियाल, सहखंड कार्यवाह विक्रम सिंह नेगी, लीला अग्रवाल और क्षेत्र के समस्त जनप्रतिनिधि गण, स्थानीय महिलाओं और युवा दलों ने उत्साहजनक भागीदारी कर 4 प्रकार के प्रजाति के पौधे रोपित किए। वहीं सहखंड कार्यवाह विक्रम सिंह नेगी का कहना है कि हम सभी मिलकर निरंतर चौरंगी खंड के चारों ओर पेड़ पौधे वृक्षारोपण कर जन जागरूकता कार्यक्रम अभियान चलाएंगे। इन महिलाओं की तरफ से अपने इस चौरंगी खंड के सभी स्वयं सेवकों के द्वारा 350 पौध आज लगाए गए, जिसमें बांज, बुरांस और देवदार, अखरोट, भीमल आदि आदि के पौधे यहाँ पे लगाए गए। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में सभी अपने इस चौरंगी खंड के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो अपने लिए आप सब लोगों को तहे दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। हमने जो हम ग्राम सभा लोधाड़ा हम 350 डाल लाया, पर लाए ले हमने बढ़िया ढंग से ले ली। और क्या हमारा काम तो रोजा कोई रही, पर हम 350 डाल ले लिया। पर बहुत बढ़िया दिन आज को जो हमने आज डाल लाया। पर्यटन को बढ़ावा न देने के चलते भविष्य बद्री के स्थानीय ग्रामीणों ने जोशीमठ के मुख्य चौराहे पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का पुतला दहन किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं भविष्य बद्री के स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि भविष्य बद्री धाम को पर्यटन से नहीं जोड़ा गया, जबकि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के भविष्य बद्री धाम में करीबन 60 नाली भूमि मौजूद है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों के पास उतनी भूमि नहीं है, लेकिन आज तक पर्यटन के क्षेत्र में कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। वहीं नाराज स्थानीय ग्रामीणों ने जमकर उनके खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई है। बता दें कि भविष्य बद्री धाम के स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यदि भविष्य बद्री धाम को जल्द पर्यटन से नहीं जोड़ा जाता है तो आने वाले दिनों में वो लोग चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे और साथ में उग्र आंदोलन भी करेंगे। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई क्रूरता को लेकर अब सियासत भी शुरू होने लगी है। दरअसल मामले को लेकर विपक्ष लगातार मोदी पर सरकार पर हमलावर है। देहरादून में कांग्रेस ने आज इस हादसे को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह का पुतला दहन किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी प्रवक्ता ने भी इस हादसे की निंदा की और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जो विपक्षी पार्टियां इस हादसे का विरोध कर रही हैं, उनका वो समर्थन करते हैं और उन्हें सहयोग भी करते हैं, लेकिन साथ ही कांग्रेस के पुतला दहन पर बीजेपी ने सवाल भी खड़े किए। मणिपुर की घटना बहुत ही दुखद घटना है। नारी सम्मान के प्रति हमारे दल का अपना एक अलग पक्ष है और जो भी संगठन, राजनीतिक दल इस पीड़ा में आवाज उठा रहे, हम भी उनके साथ खड़े हैं। ये घटनाएं ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने इसे विशेष रूप से संज्ञान लिया है, गृह मंत्री ने संज्ञान लिया है। कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं और कड़ी कठोरतम सजा। मैं तो आज वहाँ के मुख्यमंत्री का बयान पढ़ रहा था कि अगर मृत्यु दंड का भी प्रावधान हो तो ऐसी सजा ऐसे दुष्टों को देनी चाहिए। किस प्रकार की चुप्पी मोदी सरकार ने साधी हुई है, जरा ये भी बताने का कष्ट करे विपक्ष, क्योंकि मोदी सरकार ने कल खुद मोदी जी ने इस बात को कहा है कि उनका मन क्रोध से भरा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा दुख उन्होंने व्यक्त किया है इस घटना पर। और सिर्फ मोदी जी नहीं, अपितु एक महिला होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि हम सभी लोग पूरी तरीके से व्यथित है इस घटना को लेकर। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ विपक्ष से कि बेटी बेटी में फ़र्क क्यों? जब अगस्त 2019 में पंजाब में एक महिला को निर्वस्त्र घुमाया गया था, तब इन लोगों की इस बौखलाहट कहाँ थी? जब अप्रैल 2022 में महाराष्ट्र में एक महिला को निर्वस्त्र घुमाया गया था, तब इनकी चुप्पी कहाँ गई थी?
उत्तराखंड सचिवालय संघ के चुनाव 31 जुलाई को होने हैं, जिसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि जारी अधिसूचना के अनुसार मंगलवार 25 जुलाई को नामांकन पत्र भरे जाएंगे। इसी दिन नामांकन पत्रों की जांच भी की जाएगी। वहीं 26 जुलाई को नाम वापसी होगी। इसके साथ ही निकाय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी 28 जुलाई को सचिवालय स्थित एटीएम चौक पर आम सभा को संबोधित कर सकते हैं। इन सारी प्रक्रियाओं के बाद सोमवार 31 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा, जिसके बाद इसी दिन परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। देखिए, 2 वार्षिक चुनाव सचिवालय संघ के फरवरी से ड्यू हैं और चूंकि बीच में निर्वाचन अधिकारी की व्यवस्था के कारण चुनाव 31 को होना निश्चित हुआ है। और जिस तरह से कर्मचारियों ने विगत कई वर्षों से अपनी ऊर्जा, अपना सहयोग, अपना समर्थन इस सचिवालय संघ को स्थापित करने में दिया है, मुझे लगता है कि उसी के अनुरूप सचिवालय सेवा के हमारे तमाम वो साथी पुराने अनुभवों का लाभ लेते हुए, पुराने हमारे संघर्षों का लाभ लेते हुए आगे एक मजबूत संगठन बनाएंगे और मजबूत कार्यकारिणी का गठन करेंगे। और मुझे उम्मीद है उन तमाम साथियों पे जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने का सहयोग दिया है और विश्वास दिया है। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में गांव कमेलपुर में 2 दिन पहले हुए पथराव मामले में एक पक्ष ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें दूसरे पक्ष द्वारा सोशल मीडिया पर अवैध हथियार लहराने और जान से मारने की धमकी देने के वीडियो मीडिया के सामने रखे। पीड़ित परिवार ने बताया कि यदि पुलिस ने जल्द ही आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की तो वो गांव से पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि दूसरे पक्ष की तरफ से सोशल मीडिया पर भी उन लोगों को जान से मारने की धमकी लगातार मिल रही है। हालांकि उनकी ओर से उन सब सबूतों को पुलिस को भी दे दिया गया है, पर अभी तक पुलिस की तरफ से आरोपियों के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। भाई 2 दिन से जहाँ ना 2-3 दिन से इन लोगों ने जैसे मान लिया ये हमला हुआ और मस्जिद में हम नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे और इन लोगों ने जाना प्लानिंग के साथ जाना ये इस तरह का मामला किया। और सबसे बड़ा तो ये प्रमाण है कि कोतवाल साहब ने जी मौके बांध के देखा कि दरवाजे के सामने बजरी का ढेर लगा हुआ कि भाई ये किसका, अब उन्हीं का निकला और उन्होंने उठवाया भी। अब मैं अपने आप को जहाँ ना मतलब बिल्कुल कतई ये समझ रहा कि भाई पुलिस जहाँ ना मतलब यहाँ कोई इंतजाम किसी तरह का नहीं कर पा रही और ये लोग ऐसे ही खुले घूम रहे, फेसबुक पर वायरल हो रही इनकी मतलब सोशल मीडिया पर जो अवैध हथियार है वो सब जहाँ ना ये दिखा रहे, आमने सामने भी धमकी दी रही। तो जैसे ये नमाज़ पढ़ने के लिए निकले थे तो इन्होंने मौके पर देखा कि भाई माहौल इन लोगों का ख़राब है और उन लोगों ने इनका पीछा भी किया तो ये घर में आ गए। तो उसके बाद जब उन्होंने देखा तो कुछ मेहमान भी इनसे मिलने के लिए आए हुए थे उस टाइम पे, तो उसी बीच में जो है इन लोगों ने पथराव, गोली से, हथियारों से, पलकटी वगैरह सब लेके जितने भी ये कुनबे के लोग हैं सब चढ़ गए थे हमारे घर पे। तो हमें जान बचाना उस टाइम पे बहुत भारी हो गया था। तो हमने प्रशासन को कॉल करके उस टाइम पे मौके पे बुलाया। प्रशासन ने मौके का मुआयना किया और इन लोगों को जो है ना उसी टाइम पे बोला भी और उस टाइम पे 2 चेतक वाले भी यहाँ पे छोड़ के गए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेते छोटा सा ब्रेक। सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहा कोई भी बालक अब पाठ्य पुस्तकों से वंचित नहीं रहेगा। पाठ्य पुस्तकों के अभाव में अब किसी भी विद्यार्थी की पढ़ाई नहीं होगी बाधित, क्योंकि उत्तराखंड की धामी सरकार ने शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की दिशा में ये निर्णय लिया है कि सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम की पुस्तकें अब स्कूल में ही निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार द्वारा हमें स्कूल में ही निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। गरीब परिवारों के बच्चे अब बिना किताबों के स्कूल नहीं जाएंगे। धामी सरकार के इस भगीरथ प्रयास से राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे 10,83,000 से अधिक बच्चों को इस योजना से प्रत्यक्ष लाभ होगा। आर्थिक परिस्थितियों के कारण पहले काफी बच्चे पुस्तकें नहीं खरीद पाते थे। निर्बल और विशेष श्रेणी के जिन छात्र छात्राओं को पुस्तक क्रय करने के लिए सरकार के द्वारा पैसा उपलब्ध कराया जाता था, उसमें भी कई बार विलम्ब हो जाता था। अब सरकार प्रत्येक वर्ग के विद्यार्थियों को विद्यालयों में निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करा रही है। निश्चित रूप से इससे लाखों विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त होगा।
पहले किताबें खरीदने के लिए हमें दुकानों के चक्कर लगाने पड़ते थे। कई बार किताबें दुकानों पर समय से नहीं मिल पाती थी। अब किताबें स्कूल में ही मिलती हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। धामी सरकार ने ठाना है शिक्षा की अलख जगाना है, शिक्षा को सर्वसुलभ करके उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाना है। जल संरक्षण से जुड़े अभियानों में जनता जनार्दन को, सामाजिक संगठनों को, सिविल सोसाइटी को भी ज्यादा से ज्यादा हमें जोड़ना होगा, साथ लेना होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इसी मंत्र को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सरकार जल संरक्षण की दिशा में अनेक कदम उठा रही है। बारिश के पानी को सहेजने के लिए जनभागीदारी से जाल खाल, खंती निर्माण के पारंपरिक तौर तरीकों को अपनाया जा रहा है। वर्षा जल संचयन के लिए सरकार प्रदेश भर में जलाशयों, झीलों और चेक डैम निर्माण को भी प्रोत्साहित कर रही है। लोग जरूरत के हिसाब से पानी खर्च करें, इसके लिए प्रथम चरण में करीब 44 शहरी क्षेत्रों में हर पेयजल कनेक्शन पर मीटर लगाए जा रहे हैं। सरकार ने हर जिले में एक सूखती नदी पुनर्जीवित करने का खाका तैयार किया है। इसके लिए नदियों के कैचमेंट एरिया में जल संरक्षण में सहायक पौधों के रोपण के अलावा पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। पानी की बूंद बूंद को बचाने के लिए सरकार सिंचाई के लिए ड्रिप और माइक्रो स्प्रिंकलर से जुड़ी योजनाओं को बढ़ावा दे रही है। पानी की बूंद बूंद को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए जल संरक्षण में हम सभी भागीदार बने। जल है तो कल है। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। साइबर क्राइम को रोकने, अपने प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और किसी भी विषम परिस्थिति में पुलिस की मदद लेने को लेकर पुलिस क्षेत्राधिकारी संगीता ने बैंक कर्मियों, ज्वेलर्स की दुकान सहित अन्य क्षेत्रवासियों की लालकुआ में बैठक ली। इसके दौरान उन्होंने सभी को बढ़ रहे साइबर क्राइम के प्रति अलर्ट रहने को कहा। इसके अलावा बैंकों, पेट्रोल पंप और ज्वेलर्स की दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने को निर्देशित किया। सीओ संगीता ने लोगों से अपील की है कि इन सभी मामलों पर प्राथमिकता से कार्य किया जाए। इसके अलावा यदि किसी को पुलिस की मदद की आवश्यकता होती है तो संबंधित कोतवाली या फिर संबंधित चौकी में पहुंचकर पुलिस की मदद ले सकते हैं। आज लालकुआं थाने में हमने स्टोन क्रशर, पेट्रोल पंप कर्मी, ज्वेलरी शॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप, होटल ढाबा सारे मालिकों को बुलाया था और आज ये हमारी अवेयरनेस की मीटिंग थी। इसमें ये सभी को निर्देशित किया गया है कि सभी अपने इंस्टीट्यूट में सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। बाहर से आए हुए सभी कर्मियों का 100% सत्यापन को सुनिश्चित करेंगे। साथ ही इसमें बीच में जितने भी बैंक कर्मी आए हुए थे उनके द्वारा साइबर अवेयरनेस को भी इसमें बताया गया है। सभी को बताया गया है कि आप अपने खुद स्वयं सजग भी रहेंगे और किसी भी अननोन लिंक को, अननोन कॉल को नहीं उठाएंगे। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। जो टमाटर 30 से 40 रुपए किलो लोगों को बाजार में मिलता था वो आज 60 रुपए किलो मिल रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले टमाटर के दाम 200 तक चले गए थे। सीएम धामी ने मंडी का निरीक्षण किया था और जनता को सब्जियों के दामों से राहत मिलने का आश्वासन दिया था। वहीं अब मंडी समिति द्वारा हर दिन सब्जियों का भाव तय किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जनता की जेब ज्यादा ढीली हो रही है। महंगाई को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि मानसून के सीजन में सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी होती है, लेकिन हमें दूसरे राज्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए। जिन सब्जियों की उपज मानसून में कम होती है उसका इस्तेमाल कम करना चाहिए। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमें इस दौरान किसानों का भी ध्यान रखना पड़ता है। कभी कोई वस्तु कम हो जाती है तो उसका प्रयोग भी हम कम मात्रा में करें, और क्योंकि कृषकों का भी सम्मान का पक्ष रखना पड़ता है तो उपज कम होगी तो महंगाई बढ़ती है। वर्षा काल में स्थितियाँ उत्तराखंड में हर वर्ष
निर्माण होती हैं, बहुत जल्दी सामान्य मौसम हो और लोगों को मूलभूत आवश्यक चीज़ें प्राप्त होती रहे। देहरादून में स्कूली बच्चों की परिवहन सुविधा और सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग की नींद टूट गई है। परिवहन मुख्यालय ने स्कूल बस और वैन चालकों को वाहन का कुशलता और सुरक्षा के साथ संचालन का प्रशिक्षण देने का आदेश दिया है। पहले चरण में देहरादून के स्कूल बस और वैन चालकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण से स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। सहायक परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह की ओर से आरटीओ शैलेश तिवारी को दिए आदेश में बताया गया कि प्रशिक्षण स्कूल के अवकाश के दिन दिए जाएं। ये प्रशिक्षण इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रेनिंग रिसर्च झाझरा में दिया जाएगा। सहायक परिवहन आयुक्त ने 30 से 35 चालकों के समूह बनाकर चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण देने को कहा है। हुए वाहन है, चाहे वो स्कूल के स्वामित्व वाले वाहन है या ऐसी स्कूल वैन्स जिनमें कि बच्चों को लेके जाया जाता है, उनको जो स्कूल परमिट दिया जाता है उसकी स्पेशल कंडीशंस होती है, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई गाइडलाइंस, साथ में सीबीएसई बोर्ड द्वारा जो एक नॉर्म्स डिसाइड किए गए हैं उनकी गाइडलाइंस को फॉलो कराया जाता है। अक्सर ये देखा गया है कि जो ड्राइवर्स हैं जो इन स्कूल वैन और बसेस को चला रहे हैं उनको इनका पूर्णतः ज्ञान नहीं होता है। तो हमारे द्वारा या परिवहन विभाग द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि इन सभी जो स्कूल वैन के ड्राइवर्स हैं या स्कूल बसेस के ड्राइवर्स हैं उनको हमारे आरटीओ ऑफिस में प्रशिक्षण दिया जाए। वैसे तो वो खुद जानकार हैं, लेकिन उनको विशेष बातें बतानी होती है जिससे जो बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। भीमताल क्षेत्र के 200 गांव और चंपायत जिले को जोड़ने वाले मुख्य हैडाखान मोटर मार्ग जिसे क्षतिग्रस्त हुए कई महीने हो चुके हैं और इन दिनों बरसात के दौरान लगातार लैंडस्लाइड भी हो रहा है, जिसके चलते क्षेत्र के लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। ऐसे में मामले की गंभीरता देखते हुए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने आईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरणे, सीओ भूपेंद्र धोनी समेत पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि सड़क 280 मीटर पैच धंस रही है। ऐसे में इसकी सुरक्षा को लेकर प्रयास किए जाने की जरूरत है, जिसके लिए 25 लाख THDC को दिए गए हैं, जिस पर वो अपनी कार्य योजना बना रहे हैं। इम्पोर्टेंट रास्ता है और केवल हैडाखान तक नहीं, इसके आगे उखलकांडा और बहुत से लोग इनफैक्ट इसको चंपावत जाने के लिए भी यूज करते हैं और ईटा साहब भी जाना है तो भी इसको यूज करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट रोड है। इसमें अभी स्लाइड को आए हुए काफी लंबा समय हो गया है और 280 मीटर के पैच में एक तरह से बैठ रही है जमीन। अभी इसमें दो पहलू पे काम चल रहा है। पहला तो ये कि जो जमीन बैठ रही है इसको प्रोटेक्ट करना बहुत आवश्यक है कि ये फर्दर ना बहे। तो इसके लिए पीडब्ल्यूडी ने 25 लाख रुपए एक प्राइमरी स्टडी के लिए THDC को दिए थे, जो उनको मिल गए हैं। वो अपनी रीडिंग्स यहाँ से ले चुके। काठगोदाम हेड़ाखान रोड का जो है ये निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें ये अभी राजस्व से रेगुलर पुलिस में आया है। हेड़ाखान में हमारे यहाँ एक चौकी की भी अभी शुरुआत हुई है, तो यहाँ थोड़ा सा जो है आपदा से जो बड़ा पहाड़ नीचे आया है, जिससे जो है कुछ एक्सीडेंट की भी संभावना जो है बारिश की वजह से हो सकती है। तो जो यहाँ का जो चौकी का स्टाफ है उनको निर्देशित किया गया है कि यहाँ परमानेंट जो होमगार्ड वगैरह रखे और गाड़ियाँ जो आती जाती है उस पर भी नजर रखे। और ये इस तरीके की ये बहुत बड़े लेवल का एक भूस्खलन है ये जो यहाँ देखा जा रहा है, इससे बड़ी आपदा ना हो इसमें हम लोग अलर्ट है। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में गंग नहर किनारे स्थित बीजेपी विधायक प्रदीप बन्ना के कैंप कार्यालय पर जमकर हंगामा देखने को मिला। इस हंगामे के चलते कार्यालय के कर्मचारी और नगर निगम के पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है, जिससे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि साउथ सिविल लाइन के पार्षद सचिन चौधरी के द्वारा कानूनगो विजेंद्र कुमार के साथ मारपीट कर दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पार्षद पर मुकदमा दर्ज कर 25,000 का इनाम रख दिया था। इसी के चलते बड़ी संख्या में पार्षद इकट्ठा हुए हैं और बीजेपी विधायक प्रदीप बन्ना के कैंप कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। विधायक जी के पास गए थे, वो हमारे भाई सचिन है, उनके ऊपर एक 25,000 का इनाम था। उस पर गण में सारे पार्षद होकर विधायक जी से मांग करने गए थे कि देखो जी इसमें आपस में कुछ फैसला होता हो या कुछ हो, इनमें आपस में निपटवा दो। तो उधर से एक निशांत राणा है तो विधायक जी के यहाँ रह रहा है, गुंडा करते गया है, कहीं केस है उस पर। उसने आगे बदतमीजी पहले एक पार्षद से करी आशीष जी से, फिर आगे मेरे साथ बदतमीजी गाली गलौज करनी।
तो उसमें विधायक जी ने कोई संज्ञान तो मेरे ख्याल से लिया नहीं। विधायक जी उसे अपने साथ गाड़ियाँ बिठा के ले गए। तो हमने पूछा भाई तेरी क्या क्या दिक्कत है, उसने कोई दिक्कत नहीं, गाली गलौज, और वही आदमी नंबर 2 के धंधे करता है। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के कमेलपुर गांव में पुरानी रंजिश के कारण जमकर पथराव हुआ। घटना की वीडियो भी सामने आई है। इसमें अवैध हथियारों के साथ पथराव किया जा रहा है। दरअसल मामला रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के कमेलपुर का है। आजाद समाज पार्टी के नेता और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे गुलबहार अली ने बताया कि उनके परिवार से गांव के कुछ लोग पुरानी रंजिश रखते हैं। उन्होंने बताया कि मस्जिद जाते वक्त उन पर हमला किया गया, उनके परिवार पर फायरिंग और पथराव किया गया और साथ ही अवैध हथियारों से डराने धमकाने की कोशिश की गई, जिसकी सूचना भी पुलिस को दे दी गई थी। गुलबहार ने बताया कि सोशल मीडिया पर एलानिया जान से मारने तक की धमकी दी जा रही है। मेरे साथ जो घटनाएं पर घटना हो रही है वो अपनी आवाज़ उठाने के लिए, क्योंकि 2 महीने पहले भी हमारे मकान पर चढ़ाई की गई थी और उसमें भी पथराव भी किया गया था। ये उसमें जबकि उसमें वीडियो में वायरल भी हुआ था, प्रूफ भी है उसका। अब किसी वजह से पुलिस व्यस्त होने की वजह से, जैसे मान लिया पुलिस भाई उसमें ये कावड़ यात्रा शुरू हुई, उसमें व्यस्त हुई, मतलब वो दोषी लोग बाहर ही घूम रहे। और उन्होंने फिर मैं हज पर 2 महीने बाद हज पर से आया था और मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा था, उन लोगों ने मुझ पर अचानक हमला किया। इस संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया स्रोतों से और अन्य स्वतंत्र स्रोतों से भी, ग्रामीणों की ओर से भी अलग अलग तरह की जानकारियां सामने लाई जा रही हैं। इंस्पेक्टर गंगनहर को इस संबंध में पूरी घटना की विस्तृत जानकारी लेकर सभी संबंधित के विरुद्ध जिन लोगों ने भी पथराव किया है या फायरिंग की है। डोईवाला में बनने जा रही एरो सिटी और इंटीग्रेटेड टाउन सिटी लोगों के लिए दुविधापूर्ण विषय बना हुआ है। स्थिति ये है कि इससे प्रभावित होने वाला हर व्यक्ति डर के साए में जी रहा है कि कहीं उसका घर और जमीन टाउन सिटी की भेंट न चढ़ जाए, जिस वजह से क्षेत्र में हर रोज इस मुद्दे को लेकर बैठकें और पंचायत की जा रही हैं। एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किसान और क्षेत्रवासियों द्वारा किया गया, जिसमें प्रभावित होने वाले लोगों की मांग है कि जिस प्रकार से अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें विस्थापन और भूमि अधिग्रहण की सूचना मिल रही है, उसमें कितनी हकीकत है, सही है या फिर गलत है, इसकी जानकारी सरकार के किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा दी जाए, जिससे कि क्षेत्र की बड़ी आबादी भ्रम से निकल सके। पंचायत में बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष हरक सिंह रावत, पूर्व कांग्रेस विधायक हीरा सिंह बिष्ट ने भी पंचायत में शिरकत की और केंद्र की प्रशस्ति योजना से लोगों को अवगत कराने की मांग रखी। इसमें सभी राजनीतिक दलों के जो स्थानीय नुमाइंदे हैं वो सब शामिल हुए हैं। इसमें कोई भी भाजपा और कांग्रेस का आपस में कोई मतभेद नहीं है। ये यहाँ की स्थानीय जनता के हक हकूक, जमीन, मकान, कारोबार, रोज